फ्रेंड्स, तो आज हम 2019 का पेपर है ये, और ये पार्ट 1 है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। 2019 का ये पेपर है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। पहला ऑप्शन है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट, शारीरिक दंड दे के अगर हम शारीरिक दंड देते हैं तो वो क्या करती हैं, सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं, मतलब प्रमोट करती हैं मीनिंगफुल लर्निंग को। ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर हमको प्रमोट करना है मीनिंगफुल लर्निंग को बेहतर करना है, उसको मीनिंगफुल बनाना है, तो हमको कभी भी कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। ये बात ठीक लग रही है। तीसरा ऑप्शन है कॉन्टिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। कॉन्स्टेंट कंपैरेटिव इवोल्यूशन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आप लोग को दिख रहा है। इसमें कौन सा सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों बात सही है। पहली वाली जो बात है वो गलत हो जाएगी। दूसरा सवाल देखिए, हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन चिल्ड्रेन। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकती है। बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, अन्वेषण और परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। बाय डिलीवरिंग अ लेक्चर्स, एक व्याख्यान देकर। बाय ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। या बाय रिपीटेटिव मैकेनिकल ड्रिल, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। तो बच्चों में जो जटिल अवधारणाएं की समझ को किस प्रकार हम सहज कर सकते हैं, उसको कैसे मतलब और बेहतर बना सकते हैं, तो इसका पहला ऑप्शन जो हो जाएगा कि बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, अन्वेषण और परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। बच्चे जितना एक्सप्लोर करेंगे, जितना डिस्कशन करेंगे, जितना उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, अवसर देंगे बच्चे, ताकि क्या कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें, पूछ सकें एंड डिस्कशन कर सकें, तो उतना ही ज़्यादा उनकी जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट पे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, बढ़ेगी। तीसरा सवाल देखिए, A primary school teachers can encourage children to become effective problem solvers by। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए, कोई बहुत ज़्यादा प्रभावशाली समस्या है और उसका समाधान, उसका मतलब समाधान करना है, बच्चों को उसको हल करना है, बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती हैं। देखिए, इंकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक intuitive guesses and then brainstorming on the same, बच्चों को सहजानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी प्रकार आधारित विचार मंथन करके। और भी ऑप्शन देखते हैं, ऑफरिंग मटेरियल रिवॉर्ड्स फॉर एवरी स्मॉल टास्क, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देके। अगर हम प्रत्येक कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देने लगे तो बच्चों में जो समस्या समाधान करता कैसे बनेंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बनेंगे, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर, क्योंकि उनको क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम को हल करना है। तो हम बार बार अगर उनको पुरस्कार देने लगे तो वो क्या हो जाएंगे, सिर्फ पुरस्कार के लिए ही वो काम करेंगे। एम्फेसाइजिंग ओनली ऑन प्रोसीजरल नॉलेज, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल एवं महत्व देकर। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डिसमिसिंग एंड पेनलाइजिंग इनकरेक्ट आंसर, क्या करके, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके और दंडित करके। हमको कभी बच्चों को दंडित नहीं करना है, उनको पनिश नहीं करना है। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है कि अगर हमको टीचर को, प्राइमरी स्कूल की टीचर है और वो बच्चों को क्या करें, इंकरेज करें, प्रोत्साहित करें कि बच्चे क्या हों, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बने, बहुत ही प्रभावशाली क्या हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने बने, हल करने वाले बने। तो उनको क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए, इनकरेज करें और टू मेक इनिशिएटिव गेसेस, उनको क्या करें, अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करें और उसी पर क्या करें, और भी चीज़ों को विचार विमर्श करने के लिए उनको दें, ताकि बच्चे क्या करें, प्रॉब्लम सॉल्वर बने। जाहिर सी बात है कि जब हम जितना भी उनको क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे और साथ में
उनको क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे और साथ साथ में उनको ऐसे कुछ टास्क दें, ऐसे कुछ काम दें जिसमें वो क्या कर सकें, अपना दिमाग लगा सकें। जाहिर सी बात है, जब दिमाग लगाएंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे ऐसे ही कार्यों पे, तो उनकी क्या होगी, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर वो बनेंगे। अगला सवाल देखिए, चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी। कौन सा इसमें जो है वो द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि फैमिली जो होती है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, क्योंकि हमारे सामाजिकरण का जो विकास होता है वो फैमिली से होता है। फैमिली जो होती है वो मिनिएचर वर्जन होती है सोशलाइजेशन का। तो फैमिली फर्स्ट सोशलाइजेशन है एंड स्कूल जो होता है वो सेकंड सोशलाइजेशन। वैसे तो मीडिया नेबरहुड भी सेकंड है, लेकिन यहाँ ऑप्शन पहला ये फैमिली दिया है तो ये ऐसे ही गलत हो गया। इसमें भी फैमिली दिया है तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये प्राइमरी दोनों हो गए। अब मीडिया एंड नेबरहुड एंड स्कूल एंड मीडिया में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाएगी, लेकिन हम हमेशा स्कूल को क्या करेंगे, पहले प्रीफर करेंगे। स्कूल क्या है हमारा, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में है। तो ये चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पांचवा देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर्स एट ए रैपिड पेस। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होती है। जितने भी यहाँ कथन दिए हुए हैं उसमें शारीरिक वृद्धि, जो शरीर की वृद्धि है एवं विकास जो है वो तेज़ी से कौन सी जो अवस्था है उसमें घटित होती है। एडोलसेंस एंड एडल्टहुड, किशोरावस्था एवं वयस्कता में। इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, शैशवावस्था में। प्रारंभिक बाल्यावस्था में। अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था में, या मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। तो प्रारंभ शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से क्या होती है, घटित होती है। ये किसमें हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, शारीरिक वृद्धि विकास हमारा जो होता है वो तीव्र गति से क्या होता है, घटित होता है। तो जो हमारा यहाँ पे है अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड, जो बच्चों की 2 से 6 वर्ष की एज होती है उसमें क्या होता है, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत तेज़ी से, रैपिड पेस, बहुत तेज़ी से क्या होता है उनमें होता है। आप छोटे बच्चों को देखते होंगे कि बच्चे क्या होते हैं, बहुत तेज़ी से उनकी ग्रोथ होती है और उनका विकास होता है। अगला सवाल देखिए, छठा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो मैं जब आपको ये डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का चैप्टर पढ़ाऊँगी तो आप लोग देखिएगा क्या होता है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। अभी तो ऐसे ही देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इसमें से कौन सा जो कथन है वो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का, विकास का सिद्धांत नहीं है। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कॉन्टेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस इन। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता है। ये ऑप्शन जो है वो इसमें पूछा है नहीं है, विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भी हम और ऑप्शन देखेंगे। डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग, विकास जो होता है वो जीवन प्रयत्न होता है, ये बात सही लग रही है। डेवलपमेंट इज़ मॉडिफिएबल, डेवलपमेंट जो होता है वो परिवर्तन होता है, उसमें परिवर्तन आ सकता है। डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस बाई बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, विकास जो होता है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक लग रही है। यहाँ जो पहला ऑप्शन है, क्योंकि नॉट पूछा है तो हमको नॉट में ही आंसर देना है। तो डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, डेवलपमेंट सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग संस्कृति में अलग अलग क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। हर जगह एक जैसा डेवलपमेंट नहीं होता है, तो सांस्कृतिक जो संदर्भ है इसे प्रभावित करता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये विकास का सिद्धांत नहीं है। सातवां देखिए, द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज़, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण है। क्यों जो है इंडिविजुअल वेरिएशन होती है, क्यों हर कोई एक दूसरे से भिन्न होता है, इसका प्राथमिक कारण, मेन कारण क्या है, द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, बिल्कुल सही लग रही है बात। द जेनेटिक कोड रिसीव बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ पेरेंट्स, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत। यहाँ सिर्फ हेरिडिटी की बात कर रहा है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, लोगों में जो विभिन्नताएं होती हैं, लोग एक जैसे नहीं होते हैं, तो वो सिर्फ हेरिडिटी के कारण जेनेटिक कोड के द्वारा होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। द इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक, जन्मजात विशेषताएं होती हैं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, पर्यावरणीय प्रभाव है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच का जटिल पारस्परिक क्रिया है। तो कुछ जो वेरिएशन आते हैं वो
हेरिडिटी से आते हैं एंड कुछ जो आते हैं हमारे इन्वायरमेंट से आते हैं। हमको जैसा माहौल मिलेगा उस माहौल के अनुसार हमारे क्या होते हैं, हमारे वेरिएशन आते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएँ आती हैं। तो दोनों का इंटरप्ले है, दोनों एक दूसरे से क्या है, जटिल पारस्परिक क्रिया है, किसकी, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की। 8वां सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग किसे कहते हैं, जैसे जो प्रथाएं चली आ रही हैं कि लड़की ये करेंगे या लड़कियां ये करेंगी, जो समाज ने बना दिया है लड़के और लड़कियों के लिए कि इनका यही काम है, उसको जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। जो चीज़ें पहले से ही चली आ रही हैं, जो प्रथाएँ हैं। एंड और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली होगी। जेंडर सेग्रीगेट सिटिंग अरेंजमेंट, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना कि बॉयज़ अलग एंड गर्ल्स अलग, या डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस या जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करें हम, कि हम डिस्कशन करें कि क्यों जेंडर बायस होती है, क्यों हम किसी एक के प्रति झुकाव हमारा होता है, चाहे वो लड़कों के प्रति हो चाहे वो लड़कियों के प्रति हो। एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, मतलब किसी एक जेंडर को हम क्या करें, महत्व दें, ये बात गलत हो जाएगी। जेंडर सेग्रीगेट प्ले ग्रुप, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, लड़कों को अलग लड़कियों को अलग, फिर यहाँ से सेग्रीगेट की बात हो रही है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन होगा डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, क्योंकि हम जितना क्या करेंगे जेंडर बायसनेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे उतना ही हमें क्या होगा, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका के अनुरूपता को कम करने के लिए पद्धति प्रभावशाली बना सकते हैं, ताकि हम उसको क्या कर सकें, जो प्रथाएं चली आ रही हैं कि लड़के ये काम करेंगे या लड़कियां ये काम करेंगी, उसको हम कम करने के लिए हमारा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि हम उस बारे में क्या करें, जेंडर बायसनेस के बारे में जो झुकाव हमारा होता है, चाहे वो लड़कियों के प्रति होता है चाहे वो लड़कों के प्रति, उसके बारे में डिस्कशन करें और उसका हल निकालें। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज वाइल विविंग चिल्ड्रेन एज एक्टिव सीकर्स फॉर नॉलेज एम्फेसाइज दैट इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेंट्स ऑन देयर थिंकिंग। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए अनेक चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव को महत्व दिया है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वाइगोस्की जो हैं वो बच्चों को क्या करते हैं, सांस्कृतिक विषय पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। इन्होंने कहा बच्चे क्या है, समाज एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट के द्वारा बच्चे क्या होते हैं, सोचते हैं, या उनमें जो होती है लर्निंग बेहतर होती है समाज के थ्रू। 10वां देखिए सवाल, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। भाषा के अर्जन, भाषा अर्जन मतलब होता है एक्विजिशन मतलब होता है अर्ज कर लेना, ग्रहण कर लेना, जो हम चीज़ों को मतलब बिना हम उसको याद किए, बिना अपने उससे हम चीज़ों को क्या कर लेते हैं, जो हमारे दिमाग में ऐसे ही बैठ जाती हैं चीज़ें, ग्रहण हो जाती हैं, उसको हम एक्विजिशन कहते हैं, भाषा अर्जन कहते हैं। तो भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, एडोलसेंस किशोरावस्था या प्री नेटल पीरियड, जन्म पूर्व अवधि, या अर्ली चाइल्डहुड प्रारंभिक बाल्यावस्था, या मिडिल चाइल्डहुड। तो यहाँ हो जाएगा थर्ड ऑप्शन अर्ली चाइल्डहुड प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, उसमें जो एक्विजिशन होता है एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, बच्चे जो लैंग्वेज बहुत तेज़ी से पकड़ते हैं और उनमें भाषा अर्जन एवं विकास क्या होता है, बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो अर्ली चाइल्डहुड की जो स्टेज होती है वो बहुत ही बेस्ट मानी जाती है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज के लिए एंड एक्विजिशन के लिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। आप उनको 2-3 लैंग्वेज सिखा सकते हैं एक साथ, लेकिन अगर हम लोग जैसे बड़े हो गए हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एक से ज़्यादा 2 से ज़्यादा भाषा सीखने के। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो देखिए चीज़ों को क्या करते हैं, जल्दी पकड़ते हैं, जल्दी सीखते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड जो होती है वो बहुत ही बेस्ट स्टेज होती है भाषा विकास के लिए। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास का एक अवस्था है। लॉरेंस कोलबर्ग ने क्या दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, और उनके सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास की एक अवस्था है, कौन सी अवस्था है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इंडस्ट्री एंड इन्फीरियरिटी स्टेज, ये इनकी थ्योरी में नहीं है, एंड लेटेंसी स्टेज ये भी नहीं है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट
करेक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास जो है ये क्या है, नैतिक विकास की एक अवस्था है, ये इसका एक चरण है। आगे जब मैं आपको ये लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ाऊंगी तो उसमें आप लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है। अगला देखिए, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफन पे मोर अटेंशन टू बॉयज़ देन गर्ल्स। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक क्लासरूम में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। या किसका उदाहरण है, वो लड़कियों के कम ध्यान देता है, जबकि लड़कों के ऊपर वो क्या देता है, ज़्यादा ध्यान देता है, ज़्यादा उसका अट्रैक्शन लड़कों की तरफ है। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया हुआ है कि ये क्या है, जेंडर बायसनेस है। मतलब चाहे हम किसी एक के प्रति हमारा झुकाव ज़्यादा हो, चाहे वो लड़कियों के प्रति हो चाहे वो लड़कों के प्रति हो, तो ये क्या कहलाता है, जेंडर बायसनेस। जेंडर कॉन्स्टेंसी, जेंडर समरूपता तो नहीं है, जेंडर आइडेंटिटी नहीं है, जेंडर पहचान भी नहीं है, एंड जेंडर रिविलेंस, जेंडर संबद्धता भी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, जेंडर बायसनेस, किसी एक के प्रति हमारा झुकाव जो हो जाता। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पियाजियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। रेनफोर्समेंट, प्रबलन, स्कीमा, ऑब्जर्वेशन, लर्निंग, कंडीशनिंग। तो जीन पियाजे की एक संरचना ये है कि स्कीमा, जो हमारे दिमाग में कोई स्ट्रक्चर जो होता है वो बस जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। तो स्कीमा किसने दिया है, जीन पियाजे की क्या है, संरचना है। अगला देखिए, which while working on zigzag puzzle 5 years old Nazma says to herself, where is the blue piece। जिक्सा पजल पहेली को हल करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है, वेयर इज़ द ब्लू पीस, नीला टुकड़ा कहाँ है। नो नॉट दिस, नहीं यह वाला नहीं है। वन नॉट दिस वन, डार्कर वन दैट वुड गो हेयर एंड मेक दिस शू। गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। दिस काइंड ऑफ टॉक इज़ रिफर्ड टू बाय वाइगोस्की। तो इस प्रकार की जो वार्ता है उसको वाइगोस्की किस तरह से संबोधित करते हैं। जो एक 5 वर्ष की बच्ची है नज़मा, जो स्वयं से क्या कर रही है, जिगजैग पजल खेलते समय वो क्या कह रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता क्या हो जाएगा, पूरा बन जाएगा। ठीक है। तो कभी कभी होता है हम कोई भी जैसे चीज़ों को जब सॉल्व करते हैं तो हम खुद से क्या करते हैं, बातें करते हैं कि ये ऐसे नहीं होगा या वो ऐसे होगा। तो इसके वाइगोस्की के रेफरेंस में रिपोर्ट में पूछा है कि ये वाइगोस्की ने इसको किस टाइप की मतलब किस प्रकार से संबोधित करते हैं। तो वाइगोस्की जो है इसको प्राइवेट स्पीच मानते हैं, व्यक्तिगत वार्ता मानते हैं। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन हो जाएगा प्राइवेट स्पीच। अगला देखिए, गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रेन, ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। बच्चे को अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई बच्चे अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो अगर उनको क्या करें, वो प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो हम उनको क्या करें, बच्चों को एक क्यूज़ दे दें, संकेत दे दें, हाँ हिंट दे दें, और आवश्यकता पड़ने पर उनको क्या करें, थोड़ा थोड़ा सा उसको टेम्परेरी क्या करें, हेल्प कर दें थोड़ी थोड़ी सी। व्हेन नीडेड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ऐसे ही जो टेम्परेरी हेल्प होती है, जो क्यूज़ देना, संकेत देना बच्चों को, वो क्या कहलाता है, इसका फोल्डिंग कहलाता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए 16, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज बाय जीन पियाजे। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सी जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषता करता है। तो मेक बिलीव, प्ले, इन्वर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, प्रोपोजिशनल थॉट, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साधात्मक विचार, कंजर्वेशन, क्लास इंक्लूजन या डिफर्ड इमिटेशन ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। कौन से ऐसे व्यवहारों में कौन से जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो ये जो पियाजे के अनुसार ये है कंजर्वेशन, क्लास इंक्लूजन जो है वो जीन पियाजे के द्वारा क्या है, मूर्त संक्रियात्मक की क्या है, एक अवस्था है।